हम लोग जब कोई भी आवाज़ सुनते हैं या हेयरफोन से काम करते हैं, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें कई बार सुनने की क्षमता में परेशानी आती है। अब सवाल ये है कि कितना देर सुने, कैसे सुने? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पूनम है। मैम, एक बात बताइए कि जो आपने एक थ्योरी बताई सुनने की, वो कितनी देर की थ्योरी, कितना देर सुनना चाहिए कोई भी चीज़, ईयरफोन और तमाम तरह की चीज़ें लगा के? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सुन रहे हैं, जैसे कि हम अपनी पर्सनल ऑडियो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको ज़्यादा देर तक ना सुने। ज़्यादा देर से मतलब है कि कितनी देर तक ना सुने और कितना नहीं सुने। तो हम ये रूल अपनाते हैं कि 60 मिनट तक, और जो डिवाइस की 60% जो उसकी कैपेसिटी है उससे अपना वॉल्यूम जो है कम ही रखें। और 1 घंटे सुनने के बाद, 60 मिनट सुनने के बाद एटलीस्ट हम एक ब्रेक ले लें। मैम, अभी क्या देखा गया है? पहले जैसे आप बता रही थी कि 50 साल की उम्र का था, 40 साल का, क्या है मैम वो स्थिति अब हियरिंग की बात करें तो? हेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको अभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो उसमें प्रिवेंशन का बहुत रोल है। तो हम जैसे जैसे अपने आप को शोर से बचाएंगे, तो हम अपने हेयरिंग की लॉस को, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले क्या मतलब होता था? क्या 50 साल की उम्र के लोगों का हेयरिंग लॉस शुरू होता था नेचुरली? अब क्या वो कम हो गया है, 40 के आसपास रह गया है? देखिए, हेयरिंग ऐसा है कि अगर हम चीज़ें इग्नोर करते जाएंगे तो वो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। तो जितने लोगों को हम जो हेयरिंग लॉस है वो बढ़ रहा है, उसका जो बर्डन है वो बढ़ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हेयरिंग के जो पैरामीटर्स हैं, जो हम शोर में हैं, उन हम चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, किस किस तरह का पैरामीटर्स अपनाना चाहिए, खास करके बात करने की अगर बात करें, या हेयरिंग डिवाइस लगाने की बात करें, या ये सब? बात हम नॉर्मली कर सकते हैं, बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तेज़ शोर में ना रहें, लगातार तेज़ शोर में ना रहें। अपने कानों को थोड़ा आराम दें, और बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक हो गया या बहुत ज़्यादा शोर में ना रहें। कॉर्पोरेट दुनिया में जब लोग काम करते हैं तो कंप्यूटर पे हेडफोन लगा के लंबे समय तक काम करते हैं, उसकी क्या थ्योरी है? कॉरपोरेट लोगों के लिए ये है कि अगर वो अपना ईयर वॉल्यूम चेक कर ले, वो अपना वॉल्यूम जो है वो कम रखें, क्या जैसे उसका 60। क्या डेसिबल होना चाहिए कम से कम? डेसिबल नहीं है। डेसिबल इस चीज़, डेसिबल एक इंडिविजुअल को, मान लो मुझे 30 डेसिबल की आवाज़ ठीक लगती है तो मैं 30 डेसिबल सुनूंगी, बट अगर मेरे आसपास शोर हो रहा है तो मैं वही आवाज़ तेज़ कर लूँगी। तो हमें ओवरऑल शोर को कम करना है आसपास के, ताकि जो हमें सुनाई देने में जो कंफर्ट होता है, दिक्कत नहीं होती, उसको हम उस लेवल को हम कम कर सकें। मैं मोबाइल डिवाइस में भी सुनते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम अपना ये परसेंटेज बढ़ा रहे होते हैं, तो कितने परसेंट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे कानों को इफेक्ट ना करे? आप 60% से कम ही रखिए तो बेहतर रहेगा। एक उम्र के बाद सुनने में तो हर किसी को परेशानी होती है, लेकिन ज़रा सोचिए, बच्चों को अगर सुनने में परेशानी हो तो उसको ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है। लेकिन इनको नई ज़िंदगी देने का काम कोई और नहीं बल्कि एम्स के जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल सिक्का मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सिक्का सर, एक आम लोगों की धारणा ये होती है कि बच्चों में सुनाई नहीं दे या सुनाई दे रही है, इसकी जानकारी कैसे आप लोग मतलब जुटा पाते हैं, या कब तक लोग आ पाते हैं इसके लिए आपके पास? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में भी, हालांकि वो बता नहीं पाते कि मैं सुन पा रहा हूँ या नहीं सुन पा रहा हूँ। एडल्ट्स में तो हम ऑडियोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है जिसको हम आवाज़ देकर उससे पूछते हैं कि आपको आवाज़ सुन रही है या नहीं सुन रही। बच्चों में ये टेस्ट करने थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि 1 साल का 6 महीने का बच्चा जनरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे पास और मशीनें होती हैं जिससे जिससे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे की सुनाई, हियरिंग ठीक है या नहीं ठीक है। ऑटो अकोस्टिक एमिशन और ABER, ऑडिटरी ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्सेज नाम की जो मशीनें हैं, उससे हम बच्चों में स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और डेफिनेटली ये भी बता सकते हैं कि बच्चे की हियरिंग ठीक है कि नहीं। अगर आप उम्र की बात करें तो न्यूबॉर्न बच्चों में भी हम लोग इनफैक्ट रिकमेंड करते हैं, हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ पर हर बच्चा जो पैदा होता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग सबकी स्क्रीनिंग करते हैं पैदा होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर। और ये हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए हमारे कंट्री में भी, ताकि हम जल्दी से पता लगा सकें कि बच्चे को कुछ सुनाई की प्रॉब्लम है, और अगर वो है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव हमारे पास इंटरवेंशन अवेलेबल है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हियरिंग लॉस के प्रॉब्लम को लेकर किस उम्र के बच्चे ज़्यादा आपके पास आते हैं?
देखिए हमारा जो सेंटर है उसमें हियरिंग लॉस अगर बात करें तो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल हियरिंग नहीं है, तो वो हमारे पास जनरली अनफॉर्चुनेटली लेट आते हैं। बच्चों को ये हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम पैदाइशी होती है, ऐसा नहीं होता कि उसको 2 साल की उम्र में हुई, 3 साल की उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बच्चों को उम्र पैदाइशी होती है। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ मिस गाइडेंस की वजह से वो हमारे पास 4 साल, 4.5 साल, 5 साल की उम्र में पहुंचते हैं, जब उनका इलाज हो तो सकता है लेकिन वो मुश्किल होते हैं और उसके आउटकम उतने अच्छे नहीं रहते। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो स्क्रीन हो जाएं, अगर उस बच्चे का बर्थ पे पता लग जाए तो 5-6 महीने की उम्र में वो हमारे पास आ जाएं तो हम उनको बहुत अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि कोई ये तय कर सकता है कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रही है? स्क्रीनिंग हो जाए तो सिम्टम्स की आवश्यकता ही नहीं है पता होने की, लेकिन इन जनरल अगर बच्चे की डेवलपमेंट डिलेड है, जैसे वो बच्चे ने हेड कंट्रोल लेट किया, बच्चा स्माइल लेट करने लगा, ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं कि उस बच्चे को कुछ हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं। कई बार बच्चा लाउड साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई थाली गिरी या कोई पटाखा बाहर फूटा और बच्चे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो चीज़ें भी हम इनको रेड फ्लैग्स बोलते हैं, जिससे बच्चों को अलार्म होना चाहिए पेरेंट्स को। कई बार बच्चे नॉर्मली जैसे मम्मा पापा की जो आवाज़ है वो 1-1.5 साल तक अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं, उससे भी हमें लगता है कि इस बच्चे में सुनाई की क्षमता कम हो सकती है, जिसकी वजह से ये सुनता नहीं है, तो इसकी स्पीच और लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं जो डिले हो रही है। एक आम हिंदुस्तानी धारणा ये भी है कि ये बच्चा तो लेट से बोलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या आपको लगता है इस धारणा को बदलने की जरूरत है? इस धारणा को बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। मैं इस बात को सही मानता हूँ कुछ हद तक कि बच्चे जो सही सुनते हैं वो ज़रूर लेट से बोलते हैं। कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स को यही काउंसिल करता हूँ जो आते हैं कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आता, सबके माइलस्टोन्स अलग होते हैं। कुछ बच्चा लेट बैठना शुरू किया, कुछ ने जल्दी बैठना शुरू किया, बोलने में भी ऐसा ही रहता है, लेकिन उसकी हियरिंग उसके लिए नॉर्मल होनी चाहिए। एक कारण बच्चा देर से बोल रहा है उसका ये भी होता है कि बच्चे को सुनाई नहीं देता, बच्चे की हियरिंग लॉस है। अगर वैसा है तो फिर उसकी हियरिंग और जो स्पीच है वो परमानेंटली इम्पैक्ट हो सकती है। तो डॉक्टर से मिले, ऑडियोलॉजिस्ट से मिले, टेस्ट करवाएं। अगर वो सब टेस्ट ठीक है और डॉक्टर ने कह दिया आपको कि नहीं सब ठीक है, बच्चा बोलने लग जाएगा लेकिन थोड़ा डिलेड है, तो वो ठीक है, लेकिन उसको आप जांच ही ना कराओ, वो सही नहीं है। वो धारणा जरूर बदलने की जरूरत है। सर एक बात बताएं कि अगर ऐसे किसी बच्चे को इस तरह की परेशानी हो जाए तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस तो हियरिंग का रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, या फिर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है? देखिए हियरिंग लॉस कई टाइप के होते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस होते हैं जिसमें कुछ डिग्री हियरिंग लॉस है, थोड़ा बहुत हियरिंग लॉस है। उसके बहुत कारण होते हैं। कान का पर्दा खराब है, कान के अंदर पर्दे के अंदर फ्लूइड है, कान के पर्दे में सुराख है, वो बहुत सिंपल दवाइयों से या ऑपरेशन से हम उनको ठीक कर सकते हैं। एक होता है कि अंदर की नस खराब है जिसकी वजह से उसको सीवियर या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, मतलब काफ़ी हद तक बच्चा नहीं सुनता है। उसके लिए उसका ट्रीटमेंट दवाई से या ऑपरेशन से मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। बाहर की मशीन भी लगा सकते हैं जिसको आप हियरिंग एड्स बोलते हैं, या फिर आजकल हमारे पास अगर बहुत सीवियर हियरिंग लॉस है, लगभग अगर 70% 80% डेसिबल्स में हम उसको मानते हैं, अगर उससे ज़्यादा हियरिंग लॉस है तो फिर उसका हम इलाज कॉक्लियर इम्प्लांट से करते हैं, जो कि ऑपरेशन करके अंदर फिट करने वाली एक तरह की मशीन होती है। आपने एक और इम्प्लांट की बात की, कॉक्लियर इम्प्लांट का भी एक एडवांस वर्जन है, जिसमें कि वो क्या है एक बार? देखिए आज से कुछ साल पहले तक हम लोगों के पास अगर कॉक्लिया नहीं होता था या कॉक्लिया के आगे सुनाई की कोई दिक्कत होती थी, जिसको हम कॉक्लियर नर्व बोलते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं थे। लेकिन अब फॉर्चुनेटली इस पे काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे पास इसके भी सॉल्यूशंस आए हैं। हमारे एम्स में भी हम लोगों ने न्यूरो सर्जरी विभाग के साथ मिलके इस पे एक केस किया है जिसको हम ब्रेन स्टेम इम्प्लांट बोलते हैं, जिसमें कॉक्लिया को बाईपास करके जो ब्रेन होता है जहाँ से सुनाई की नस ओरिजिनेट होती है, उस एरिया में जाकर हम इम्प्लांट डालते हैं, जो कि न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिससे हम कॉक्लियर इम्प्लांट जिनका नहीं हो सकता उनको भी सुनाई की बेनिफिट दे सकते हैं। कितने देर लगते हैं इस ऑपरेशन में? ऑपरेशन बहुत बड़ा है, 4-6 घंटे का ऑपरेशन है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है ऑपरेशन से बाहर आना और बच्चे को जो ऑपरेशन के बाद की थेरेपी ट्रेनिंग देना, जिसमें हमारे ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर एक बात बताएं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो क्या उस समय वो उसमें सुनने की शक्ति और तमाम तरह की चीज़ें हैं कि नहीं, इसको भी पता लगाया जा सकता है? और इसको लेके क्या कोई रिसर्च वगैरह चल रहा है? देखिए इस पे बात बहुत हो रही है। ये ज़रूर है कि बच्चे के कान बर्थ से पहले
डेवलप हो चुके होते हैं, बच्चा आवाज़ सुन पाता है एनवायरनमेंट की, लेकिन उतने अच्छे टेस्ट आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है जितने बर्थ के बाद अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, बच्चे को तेज़ आवाज़ देकर उसके दिल की धड़कन देखना, उसकी अल्ट्रासाउंड से मूवमेंट्स देखना, इन सब पे शोध ज़रूर हुआ है जिससे हम बर्थ से पहले भी इसके बारे में पता लगा सकें। एक बात तो ये हुआ कि बर्थ के पहले हम पता लगा सकें, लेकिन अगर ऐसा कुछ पता चल जाता है तो क्या ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है बर्थ से पहले या फिर बर्थ के बाद ही ट्रीटमेंट हो पाएगा? बर्थ से पहले आज की डेट में हमारे पास कोई हियरिंग लॉस का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हियरिंग लॉस है तो उसको हम मशीन से या इम्प्लांट से ही हम बर्थ के बाद ही ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए बर्थ के बाद उसका स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मतलब कितने केसेस इस तरह से देखने को मिले हैं जिसमें आप लोगों को लगा कि बर्थ से पहले ही इसको कुछ हियरिंग इशू है, या उस तरीके से बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए? बर्थ से पहले जनरली हम लोग सबका टेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग बर्थ से बाद ही टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं। यहाँ के और बच्चों का विभाग जो पीडियाट्रिक्स विभाग है, हम लोग मिलकर हर बच्चे की स्क्रीनिंग करते हैं। तो लगभग 10,000 में से आप कह सकते हैं कि 10-11 बच्चे ऐसे होंगे जिनको हमने प्रोफाउंड हियरिंग लॉस डिटेक्ट किया है, कि जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और उससे कहीं ज़्यादा 40-50 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ हियरिंग लॉस है, मतलब प्रोफाउंड नहीं है, 100% हियरिंग लॉस नहीं है, कुछ हियरिंग लॉस है जिनको हम मशीन से या किसी और चीज़ से हम ठीक कर पाए। एक और सवाल करना चाहूँगा, क्या हम लोगों की सुनने की क्षमता की जो औसत उम्र है, क्या वो कम हो रही है पहले से? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और बहुत रेलेवेंट सवाल है आज की जनरेशन में। इसकी इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीज़ 60-65 साल में, 70 साल में पहले हुआ करती थी, अभी वो उसका इंसिडेंस बढ़ गया है कि 60 साल में अगर पहले 50% लोगों को कम सुनता था, अभी वो 60 से 70% होता दिख रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हमें देखने को मिल रहे हैं जिनकी वही प्रॉब्लम जो प्रेस्बाइक्यूसिस बोलते थे हम, जिनको वो 45-50 साल में भी देखने को मिल रही है। उसका एक कारण जो समझ में आता है वो लाइफस्टाइल है। हम लोग जनरली लाउड नॉइज से घिरे रहते हैं। जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं, उसमें लाउड म्यूजिक का एक्सपोजर, डीजे, पार्टिंग, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी प्रोसेस हो सकता है। तो आई थिंक कान की जो केयर है वो आपके माध्यम से हियरिंग डे पे मैं ये कहूँगा कि बचाव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी हो सकती हैं फ्यूचर में। एक समान सवाल कि कई बार कई ऐसी सारी बीमारियां होती हैं जो दवाइयों और तमाम तरह की चीज़ों से ठीक हो जाती है। कान के केसेस में ठीक होने का क्या परसेंटेज है? एक बार अगर आपके हेयरिंग नर्व्स खराब हो गए तो क्या वो रीजनरेट होते हैं, या फिर एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट जिसमें कि इम्प्लांट ही ज़रूरी होता है? देखिए, जो हियरिंग नर्व्स हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं, खासकर जो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम हेयर सेल्स बोलते हैं, वो बहुत डेलिकेट सेल्स होते हैं। अगर उसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं ये कहूँगा कि अगर हेयर सेल्स में डैमेज हो जाए तो वो रिवर्सिबल आज की डेट में हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर आर्टिफिशियल हियरिंग, कॉक्लियर इम्प्लांट या सुनाई की मशीनों से ही उसका इलाज किया जाता है। तो निश्चित रूप है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने वर्क कल्चर में हम अपनी उस सुधार को लाएं ताकि एक लेवल के बाद हम लाउड नहीं सुनें। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपके माध्यम से यही मैसेज रहेगा कि आप कानों का ध्यान रखें, आप शरीर का ध्यान रखते हैं, आप हार्ट का ध्यान रखते हैं, आप डाइट का ध्यान रखते हैं, कानों का ध्यान रखें। जो हमने बताया, जो हमने डिस्कस किया, उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, टेस्ट करवा लें। हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे अर्ली हियरिंग लॉस पता लग जाता है, कारण पता लग जाता है कि क्यों हो रहा है, और अगर है तो उसको ट्रीट करवाएं। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।